वालेकुम। मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एएम साइंस एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिलिगन ऑयल ड्रॉप, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक टेक्निक है जो मिलिकॉन ने चार्ज फाइंड करने के लिए, एक फंडामेंटल पार्टिकल का चार्ज फाइंड करने के लिए डेवलप की थी। इससे पहले कूलम ने इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि एक फंडामेंटल जो पार्टिकल होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर चार्ज कितना होता है। इसी तरह बाद में माइकल फैराडे आया, उसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, चार्जेस के बारे में बताया, लेकिन क्वांटिटेटिव जो रिलेशनशिप था उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो इसी तरह 1909 में R.A. मिलिकॉन उसने इस मेथड को, इस टेक्निक को डेवलप किया, जिसमें उसने बताया था कि जो एक चार्ज होता है, जो एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, जो फंडामेंटल पार्टिकल है उस पर चार्ज की क्वांटिटेटिव वैल्यू कितनी होती है, ये मिलिकॉन ने बताया था। तो इसके मुताबिक हमारे पास क्या एक टेक्निक है जिसमें प्रिसाइज मेजरमेंट की गई थी ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। किसने एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो प्रिसाइज मेजरमेंट है उसकी वैल्यू की, चार्ज की वैल्यू की, वो बताई थी। तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज दैट जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था किस तरह से किया था वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम यहाँ पर शो की गई है। एक हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जिसमें उसने अपना होल जो एक्सपेरिमेंट था बयान किया है। तो इसके मुताबिक सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर को हमने सी से डिनोट किया है। जो ब्लू कलर का है ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसको सी से डिनोट किया गया। तो इसने जो अपना होल एक्सपेरिमेंट था एक कंटेनर में किया था। इसने इसको क्यों यूज़ किया था, इसलिए ताकि जो एयर है, हवा की रेजिस्टेंस है, उससे बचाया जा सके उस पार्टिकल्स को, उस फंडामेंटल पार्टिकल्स को जिसका हम चार्ज फाइंड कर रहे हैं, या उस ड्रॉप्स को, कि उस पर एयर की जो रेजिस्टेंस है वो ना लग सके, इसलिए इस कंटेनर को यूज़ किया गया था। अब इसी तरह हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं जिन्हें नाम दिया गया कैथोड का और एनोड का, जिसे P और P प्राइम से डिनोट किया गया। P हमारे पास पॉजिटिव है जिसे एनोड का नाम दिया गया। इसी तरह P नेगेटिव हमारे पास क्या है, कैथोड है, जिसे नेगेटिव का नाम दिया गया। तो ये दोनों जो प्लेट्स हैं ये एज अ इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करती हैं। जब हम इन्हें अप्लाई करेंगे, बैटरी के साथ अटैच करेंगे, तो यहाँ से वोल्टेज जाएगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। तो इसकी मदद से हम बैटरी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जितना वोल्टेज हमें चाहिए होगा हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास है एटोमाइज़र, जो एक फाइन स्प्रे के तौर पर काम करता है। यानी कि यहाँ पर सारे के सारे ड्रॉप्स होंगे, वो क्या होंगे, यहाँ से निकलेंगे, इससे ये स्प्रे करेगा, फाइन स्प्रे होगा इन पार्टिकल्स का, तो ये क्या करेंगे, इसमें एंटर हो जाएंगे। अब इसी तरह ये हमारे पास जो पॉजिटिव प्लेट है इसमें एक छोटा सा होल है। होल क्यों किया गया, ताकि यहाँ पर जो भी ड्रॉप आता है वो आसानी के साथ एंटर हो सके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में या इस रीजन में एंटर हो सके। इसी तरह यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सोर्स को, लाइट का सोर्स है। ये लाइट का सोर्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लाइट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो ड्रॉप या जो पार्टिकल यहाँ पर आएगा उसको विजिबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस लाइट को सोर्स को हम यूज़ करते हैं कि जो ड्रॉप है वो हमारा क्या हो, वो विजिबल नज़र आए। इसी तरह साथ एक माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जिससे हम पता चला सकते हैं कि उसका जो फासला है, जो डिस्टेंस है, जो पाथ कवर कर रहा है वो कितना पाथ कवर कर रहा है और किस तरह से पाथ को कवर कर रहा है। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसका डिस्टेंस कवर या जो पाथ कवर कर रहा है वो भी फाइंड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से हो रहा है। इसी तरह ये हमारे पास W1 है, यानी कि पहली विंडो है। इसी तरह ये सेकंड विंडो है। अब क्या होता है, दोनों जो प्लेट हैं ये एक दूसरे से थोड़ा सा फासले पर हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है उसे D से डिनोट किया गया है। यानी कि पॉजिटिव प्लेट और जो नेगेटिव प्लेट है इसका जो डिस्टेंस है उसको D से डिनोट किया गया। यहाँ पर पावर सप्लाई भी यूज़ करते हैं। तो पावर सप्लाई क्या करती है, जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये पावर सप्लाई बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमने कंट्रोल करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई क्या है,
एक्चुअली पावर सप्लाई इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जा सके, तो इसलिए हम पावर सप्लाई को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे इसकी कंस्ट्रक्शन थी कि किस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट किया था, इसने ये वाली चीज़ें इस्तेमाल की थी। अब हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कैसे आया था। तो हम जो पार्टिकल यहाँ पर मूव करके आया है, ये वाला पार्टिकल या ड्रॉप जब यहाँ पर आया है, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इस पर फोर्सेस लग रही हैं। यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स इसकी है ग्रेविटी की और दूसरी फोर्स है जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है। ग्रेविटी इसको ऊपर से नीचे की तरफ खींच रही है, इसलिए मूव करता हुआ यहाँ तक आ जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है जो ड्रॉप है इसके ऊपर चार्ज कितना है वो हमने देखना है। तो चार्ज को देखने के लिए, चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को सस्पेंडेड करना पड़ेगा। यानी कि चार्ज जो है ये मूव कर रहा है तो ये हमें सस्पेंडेड नजर आए, यानी कि खड़ा हुआ नजर आए। जब चार्ज खड़ा हुआ नजर आएगा तो उस वक्त हम इजीली इस पर चार्ज फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ये जो ड्रॉप है अगर ये यहाँ पर सस्पेंडेड हो जाए तो फिर हम इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। तो इसको सस्पेंडेड करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि दोनों आपस में इक्वल आ जाएं। इलेक्ट्रिक फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसका ग्रेविटी है, वो दोनों अगर इक्वल आ जाएं तो बैलेंस हो जाए, तो उस वक्त ये क्या होगा, सस्पेंडेड हालत में होगा ये वाला ड्रॉप। तो वहाँ पर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज को सस्पेंडेड करेंगे, रोक देंगे इस पॉइंट पर, और उस पॉइंट को हमने नाम दिया है कैपिटल डी। यानी कि इस पॉइंट पर चार्ज सस्पेंडेड है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उस वक्त आपको जो चार्ज है वो खड़ा हुआ नजर आएगा, सस्पेंडेड नजर आएगा। अब चार्ज जो सस्पेंडेड है तो सस्पेंडेड होने की वजह से दोनों जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और इसका जो वेट, दोनों इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल होने की वजह से, दोनों चूंकि फोर्सेस इक्वल हैं तो चार्ज सस्पेंडेड आपको नजर आएगा। तो वो दोनों फोर्स जो हैं इनको इक्वल करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इक्वेशन कब आई है, जब चार्ज सस्पेंडेड है, चार्ज रुका हुआ है, चार्ज खड़ा हुआ है, चार्ज सस्पेंड हालत में है। तो इसलिए इक्वेशन ये वाली आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चूंकि हम कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड ऑफ फोर्स हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जब एक चार्ज पर होती है तो वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में उस चार्ज पर वो जो फोर्स लगती है वो किसके बराबर होती है। एक्चुअली वो बराबर होती है Fe इज इक्वल टू QE। चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जो फोर्स लगती है उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो इसी तरह ये बराबर है QE के। यहाँ पर E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो चार्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस चार्ज को हमने फाइंड करना है, जिस इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का हमने फाइंड करना है चार्ज, वो क्या Q है। और ये बराबर किसके है, बराबर है mg के, यानी कि उसके वेट के बराबर है। ये दोनों बैलेंस इस वक्त हुई हैं जब चार्ज सस्पेंडेड हालत में है, इसलिए चार्ज रुका हुआ है। तो ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हैं। अब इसी तरह यहाँ से हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमने देखा था, वो बराबर है V इज इक्वल टू ED। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिफाइन भी किया था, इसको प्रूव भी किया था। तो इसी तरह जो E है वो बराबर आ जाएगा V ओवर D के। अब ये E की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा QV ओवर D इज इक्वल टू mg। तो अब यहाँ पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। तो चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा mg डी जो है यहाँ पर डिवाइड है, इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा mg d डिवाइडेड बाय v। तो यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं कि इस v को वो वेलोसिटी समझते हैं। ये गलत, बच्चे जो होते हैं यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं।
इसको वो समझ लेते हैं कि ये वेलोसिटी है, हालांकि ये वेलोसिटी नहीं है बल्कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। चार्ज की मौजूदगी में उस पर जो उसका पोटेंशियल होता है, जो वर्क डन होता है, उसे हम नाम देते हैं पोटेंशियल का। तो ये जो V है यहाँ पर इसे कैपिटल V से डिनोट करते हैं और इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास V वो वाला है। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुकी है Q इज इक्वल टू mgd/v। तो अब इसको इजीली हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं कि चार्ज इसके बराबर है। अगर हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज हों तो हम यहाँ पर चार्ज को इसी फार्मूले से इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ वैल्यू किसकी है, G की, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्केयर। D की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान, दोनों प्लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये भी हमें पता है, ये भी हम पुट कर देंगे। और V की वैल्यू भी हमें पता है क्योंकि हमने खुद बैटरी अप्लाई की है, खुद पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, 3 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, या 9 वोल्ट का है, या 12 वोल्ट का है। तो ये हमने खुद एडजस्ट किया है। तो इसकी वैल्यू भी हमें पता है, D की वैल्यू भी हमें पता है, G की वैल्यू भी हमें पता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो है मैस। इस जो ड्रॉप है इसका मैस ये अननोन है। तो ये अननोन होने की वजह से हम फाइंड नहीं कर सकते Q। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा मैस ऑफ ड्रॉपलेट। तो मैस ऑफ ड्रॉपलेट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है इस पर वर्क हो रहा है, यानी कि ये जो ड्रॉप है ये काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो वो जो इस पर वर्क हो रहा है वो बराबर है F.E के, यानी कि जो हमारे पास चार्ज है या ड्रॉपलेट है वो मूव कर रहा है। अब वो ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कांस्टेंट की थी उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने रोका हुआ था, अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे। अब जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ कांस्टेंटली ड्रैग करता हुआ आएगा। वो ऊपर से नीचे क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन इस वक्त इसकी जो मूवमेंट होगी एक्चुअली वो ड्रैग की फॉर्म में होगी, यानी कि वो ड्रैग कर रहा होगा। तो इस यहाँ पर इसकी जो फोर्स होगी उसे हम नाम देंगे ड्रैग फोर्स का। तो यहाँ पर ये जो W है ये उसका वेट है और इसका मतलब है वो अपने वेट की रेशो के लिहाज से क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है। तो इस वजह से ये दोनों इक्वेशन जो है बराबर होंगी। तो mg इज इक्वल टू बराबर है 6 पाई ईटा RV। यहाँ पर ये जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है एक्चुअली में ये क्या है, स्टोक्स लॉ है, इसे स्टोक्स लॉ का भी नाम देते हैं। तो ड्रैग फोर्स भी इसे कहते हैं। तो ये बराबर होती है 6 पाई ईटा RV के। यहाँ पर 6 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। ये जो ईटा है ये विस्कोसिटी शो कर रहा है। विस्कोसिटी से मुराद है जो आपने चार्ज लिया है या ड्रॉप आपने लिया है, ये जो ड्रॉप है इस ड्रॉप की विस्कोसिटी कितनी है, आया कि ये थिन है, आया कि ये थिक है, या ये ज़्यादा मूव करता है या ये ज़्यादा मूव नहीं करता है। तो ये इसकी विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ है R उसके रेडियस को शो कर रहा है। चूँकि ये जो ड्रॉप हैं एक्चुअली स्फेरिकल टाइप के हैं, तो स्फेरिकल होने की वजह से इनका रेडियस भी होगा। तो रेडियस को R से डिनोट करते हैं और लास्ट में है VT। इसका मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी। एक्चुअली जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है ये उस बॉडी की वेलोसिटी होती है, या यहाँ पर उस जो ड्रॉप है उसकी वो वाली वेलोसिटी होगी जिससे वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो कॉन्स्टेंटली मूव करने की वजह से अब इसके पास जो वेलोसिटी होगी उसे हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। जैसे एक पैराशूट वाला इंसान जो होता है वो कॉन्स्टेंटली नीचे मूव करता है, इसी तरह ये जो ड्रॉप है ये भी क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ये वाली आ जाएगी। अब यहाँ पर मैस किसके बराबर है, मैस बराबर है G, चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो G इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया m इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV/G। तो ये हमारे पास मैस की वैल्यू आ गई, लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट है। यहाँ पर अभी भी किसी चीज़ की कमी है, यहाँ पर अभी भी थोड़ा खालीपन है। वो कैसे, अभी मैंने 1-2 सेकंड पहले जिक्र किया था कि ये जो ड्रॉप है ये स्फेरिकल है। जब एक ड्रॉप स्फेरिकल होता है तो फिर उसका वॉल्यूम भी होता है। तो वॉल्यूम होने की वजह से, तो वॉल्यूम हमने शो करवाना है, उसकी डेंसिटी भी होती है। तो हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे, जैसा कि
ये जो ड्रॉप है एक्चुअली ड्रॉप स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल होने की वजह से इसका रेडियस भी है। तो पहले मैस को फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करने पड़ेगा रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि इक्वेशन 2 में हमने देखा है मैस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी ओवर जी। ये जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास रेडियस के अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें नोन हैं, हमें पता है। 6 का भी पता है, पाई का भी पता है, इसी तरह ईटा का भी पता है, आर का नहीं पता, वेलोसिटी का भी पता हमें, और इसी तरह जी का भी पता हमें। तो ये हमारे पास जो है एक्चुअली ये जी है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ का भी पता है। तो सिर्फ आर का नहीं पता, तो हमने क्या करना है, पहले आर फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करते हैं। ये जो डेंसिटी होती है और रो होती है ये किसके बराबर होती है, एक्चुअली जो रो है वो बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैस भी फाइंड किया जा सकता है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मैस किसके बराबर आ गया, रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के बराबर आ गया। अब रो तो कांस्टेंट है, वो वैसे ही रहेगी, जो इसका वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट है। तो जो स्फेरिकल होता है, ये जो ड्रॉप है ये हमारे पास स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल होने की वजह से इसका जो हमारे पास वॉल्यूम है वो बराबर होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू रो। तो ये इसका वॉल्यूम है और ये हमारे पास डेंसिटी है जिसे रो का नाम दिया गया। अब इसी तरह यहाँ पर जिसकी जो वैल्यू है इक्वेशन ये 3 हमारे पास है और ये वाली इक्वेशन 2 है। इस 2 इक्वेशन की भी जो लेफ्ट हैंड साइड है सेम है इक्वेशन 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके साथ। तो जब दोनों इक्वेशन सेम हैं, इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम या बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई आर का क्यूब रो इनटू क्या आ गया, बराबर इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी ओवर जी। तो यहाँ पर देखें कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ये जो आर है ये किसके बराबर है, वो बराबर आ जाएगा 9 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 जी रो। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू आ जाएगी आर के स्क्वायर की। अब इसी तरह आर के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट क्या शो कर रहा है, अंडर रूट बता रहा है सिर्फ आर की वैल्यू की। ये जो वैल्यू थी ये एक्चुअली में किसकी थी, आर स्क्वायर की थी। ये आई कैसे है, जब हम इन दोनों को कंपेयर किया है तो इसी तरह ये 3 डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 18। तो 18 जब यहाँ पर हो जाएगा तो 18 होने की वजह से ये 4 डिवाइड मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये 18 होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 9 एंड 2। तो इसलिए 9 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया। और यहाँ से ये जो पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर से यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा आर स्क्वायर और बराबर है 9। कैसे आया है, यहाँ से 9 और 7 का ईटा और वी टी डिवाइडेड बाय 2 जी ये वाला, और रो मल्टीप्लाई है इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी, आर स्क्वायर की। अब ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू है, हमें आर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा और आर बराबर है अंडर रूट 9 ईटा वी टी ओवर 2 जी रो। यहाँ पर 9 भी कांस्टेंट है, ईटा भी हमारे पास कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी हमारे पास है 2 जी एंड रो। यानी कि यहाँ पर जितने भी वैल्यूज दी हुई हैं ये सारे के सारे हमें पता है, जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर यूज़ की गई है। जैसे ईटा हो गया उसकी वैल्यू भी हमें पता है, वेलोसिटी की वैल्यू भी हमें पता है, इसी तरह जी जो है इसकी वैल्यू भी हमें पता है, और जो रो है उसकी वैल्यू भी हमें पता है। अब ये सारी वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा आर। यानी कि जो ड्रॉप हम यूज़ कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ये जो ड्रॉप है इसका जो रेडियस है वो बराबर होता है इतने के। तो यहाँ इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, यहाँ से इस ड्रॉप का रेडियस इजीली फाइंड किया जा सकता है, बआसानी फाइंड किया जा सकता है
आर जो कि ड्रॉप का रेडियस है। आर की वैल्यू चूंकि हमें पता चल चुकी है कि आर बराबर होता है 9 ईटा वी ओवर 2gp, इसके बराबर होता है अंडर रूट के। अब ये आर की वैल्यू उठा के हम किधर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पर आर की वैल्यू हमने पुट करनी है क्योंकि हम यहाँ पर आर की वैल्यू क्या थी, अननोन थी, इसलिए हमने यह सब कुछ किया था। तो आर की वैल्यू जब हमने फाइंड कर ली है, आर की वैल्यू आ चुकी है, तो ये उठा के हम इधर पुट करेंगे और यहाँ से वैल्यू आएगी मैथ्स की, और ये मैथ्स की जो वैल्यू है, अब ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें पता चल जाएगा कि उस जो ड्रॉप हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, उस पर चार्ज कितना होता है। यानी कि आर की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि ड्रैग फोर्स वाली थी इक्वेशन, वहाँ पर पुट करनी है, और वहाँ से जो मैथ्स की वैल्यू आएगी वो हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन 1 किसके बराबर है, mgd ओवर v। तो यहाँ पर मैथ्स की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, मैथ्स की वैल्यू पुट करेंगे, g हमें पता है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस प्लेट के दरमियान है ये भी हमें पता है, और इसी तरह जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, जो बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू भी हमें पता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मिलीकॉन ने डिफरेंट वैल्यू फाइंड की थी, तो जो उसने मिनिमम वैल्यू फाइंड की थी, यानी कि कम से कम जो वैल्यू फाइंड की थी, वो हमारे पास थी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो चार्ज होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, वो बराबर होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। तो ये चूंकि वहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल थे, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल भी थे, तो उन पर चार्ज ज़्यादा आ रहा था। तो जो कम से कम मैस था, जो कम से कम चार्ज था, वो क्या था, 1.6 10⁻⁻19 कूलम था। तो उसने फिर इसको नाम दिया कि फंडामेंटल जो पार्टिकल होता है, जो फंडामेंटल पार्टिकल चाहे प्रोटॉन है चाहे इलेक्ट्रॉन है, उस पर इतना चार्ज होता है। और अगर ज़्यादा मतलब मिक्सिंग है पार्टिकल की, उस पर चार्ज ज़्यादा होता है, तो उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल वो हमारे पास ये वाला है, यानी कि इसके इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास चार्ज आएंगे, उसकी वैल्यूज़ आएंगी। तो ये था हमारे पास मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड, जिसमें हमने ये सीखा कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, लाइक दैट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है। एक्चुअली अब हमने सिर्फ क्वांटिटेटिव जो वैल्यू थी एक फंडामेंटल पार्टिकल की, वो हमने देखी है कि किस तरह से जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उस पर चार्ज कितना होता है, और इसके लिए मेथड क्या क्या यूज़ किया गया था, क्या क्या प्रोसेस यूज़ किया गया था, ये मिलीकॉन ने बताया है। तो इस रिज़ल्ट से क्या साबित होता है, इस रिज़ल्ट से यह साबित होता है कि जितने भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल हैं, प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, उन पर जो मिनिमम चार्ज होता है एक पर, वो बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर और इसी तरह एक प्रोटॉन पर। तो आज के इस लेक्चर में उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो मिलीकॉन ने जस्ट फाइंड किया था इलेक्ट्रॉन के लिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।